कैबिनेट मंत्री नागर सिंह चौहान ने अलीराजपुर की जनता से की अपील। कहा, कांग्रेस के झांसे में ना आए। किसी मतदाता का नाम मतदाता सूची से नहीं काटा गया है। कांग्रेस सिर्फ भ्रम फैला रही है। अगर किसी को कुछ भी शिकायत हो या दिक्कत हो तो अलीराजपुर की जनता के लिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय खुला है। दरअसल मुझसे सीधे मिल सकते हैं। आपको बता दें कि आज कांग्रेस नेताओं के द्वारा कैबिनेट मंत्री नागर सिंह चौहान के ऊपर वोट चोरी के लगाए गए आरोप का मंत्री नागर सिंह चौहान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया जवाब। मंत्री ने कहा, अलीराजपुर की जनता को डरने की जरूरत नहीं। किसी का नाम मतदाता सूची से काटने के लिए नहीं दिया गया है। जो प्रेक्षक के समक्ष जो सूची प्रस्तुत की गई थी, उसके बाद जो पब्लिक है, जनता में कुछ थोड़ा सा भय का माहौल है, पैनिक भी फैल रहा है। पैनिक ये है कि आपके द्वारा वो सूची प्रस्तुत करके और नाम कटवाने के लिए दिया गया। क्या स्पष्टीकरण देंगे और पब्लिक को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं अलीराजपुर शहर की जनता से निवेदन करना चाहता हूं कि पहले तो कभी किसी को भी अगर शंका कुशंका हो तो भारतीय जनता पार्टी कार्यालय अलीराजपुर शहर की जनता के लिए खुला है। और किसी का अगर नाम कटने की बात आ रही है तो उससे भी मैं चर्चा करने के लिए तैयार हूं। अभी जो कांग्रेस के नेता जो आरोप लगा रहे कि इस व्यक्ति का नाम कटा रहे लोग, ऐसे व्यक्तियों के डबल नाम है। आपने देखा होगा कि जब एसआईआर की जो सूची बन रही है, जहां डबल नाम है वो स्वतः कट जाएंगे। आपने देखा होगा कि अलीराजपुर विधानसभा से करीब 12,000 वोटों के नाम कटे। उसका रीजन था किसी की मृत्यु हो गई है, कोई परिवार कहीं बस गया है, इसलिए कटेंगे। लेकिन मैं अलीराजपुर की जनता को विश्वास दिला रहा हूँ और मैं निवेदन कर रहा हूँ, अलीराजपुर भाजपा कार्यालय सुबह 8 बजे से 5 बजे तक खुला है। किसी को भी शंका कुशंका है तो यहाँ अलीराजपुर कार्यालय पे हमारे मग्गू जी बैठे हैं, संतोष जी बैठे हैं, गोविंदा गुप्ता जी हैं, उनसे जरूर संपर्क करें। मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ। जिलाध्यक्ष और यहाँ के मंत्री नागर सिंह चौहान द्वारा चुनाव आयोग को नाम काटने के लिए दिए गए हैं, तो इस उपलक्ष्य में यहाँ पे पर्यवेक्षक आए हैं। तो हमने सूची मांगी, करीब 2373 नाम काटने के लिए उन्होंने दिया, जो कि नगर पालिका के जीतने का आसान हो जाए। तो इन्होंने 2373 का वोट चोरी करने की कोशिश की थी नागर सिंह चौहान ने, क्योंकि नागर सिंह चौहान की पुरानी आदत है चोरी की, तो वो नाकाम हुई है। और चुनाव आयोग को, प्रशासन को, एसडीएम को, बीएलओ पे दबाव डाला जा रहा है कि ये नाम काटो, ये मर गए। मैं नागर सिंह चौहान से ये पूछना चाहता हूँ कि ये लोग आज जीवित है, कहाँ है तनीश? तो ऐसे कई लोग जीवित है, इन्हें नाम दिए हैं। ये तनीश चावड़ा वाघेला है, ये लक्ष्मी नारायण जी है। ऐसे कई लोगों को मृत घोषित किया। आज मेरे वार्ड में करीब 700 नाम काटे जा रहे हैं और हर एक वार्डों में नाम काटे जा रहे हैं। आज अंबेडकर नगर में करीब 300 नाम काटे जा रहे हैं। तो नागर सिंह चौहान को अलीराजपुर नगर की जनता हमेशा उसको पछाड़ती है। तो इसलिए नागर सिंह चौहान आने वाले समय में नगर पालिका का नगर का कब्जा करना चाहता है वोट चोरी करके। वो जो चोरी करता है वो तो करता है नागर सिंह चौहान, लेकिन इसमें परिंदा क्रिकेट क्लब के तत्वावधान में आयोजित 5वें दिन रोमांच चरम पर रहा। मैदान पर नगर सहित आसपास के नगरों व गांवों से हजारों दर्शक मैच का आनंद लेने पहुंचे। वहीं परिंदा क्रिकेट क्लब द्वारा दर्शकों को बैठने के लिए मैदान के चारों ओर लकड़ी का अस्थायी स्टेडियम बनाया गया व धूप से बचने के लिए कपड़े की छत लगाई गई है। वहीं टीम के प्रायोजकों के लिए 2 गैलरियों के साथ एक कमेंट्री बॉक्स भी बनाया गया। स्पर्धा में प्रदेश सहित अन्य राज्यों की
ख्यातनाम 12 टीमें हिस्सा लेने आई हैं। स्पर्धा के 5वें दिन 2 मैच खेले गए, जिसमें स्पर्धा का पहला सेमीफाइनल मैच खेला गया है। मुंबई ने 7 विकेट से मैच जीतकर सेमीफाइनल में किया प्रवेश। स्पर्धा का पहला मैच सुबह 9 बजे मुंबई व अमलनेर के बीच खेला गया। अमलनेर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 15 ओवर में 4 विकेट खोकर 140 रन बनाए। टीम के अजय पाटिल ने 24 गेंद पर शानदार 60 रनों का योगदान दिया। वहीं अमय कोहली ने 41 गेंद पर 50 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने मैदान में उतरी मुंबई की टीम ने 13.3 ओवर में 3 विकेट खोकर 144 रन बनाकर मैच को 60 विकेट से जीतकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। मैन ऑफ द मैच मुंबई के कृषि नाथानी रहे, जिन्होंने 30 गेंद पर 52 रन बनाए तथा टीम के मानव टिब्रेवाला का 50 रनों का योगदान दिया। वहीं विवेक यादव ने 3 ओवर में 16 रन देकर 2 विकेट झटके। इंदौर की टीम पहुंची फाइनल में। दोपहर 2 बजे से स्पर्धा का पहला सेमीफाइनल मुंबई एवं इंदौर के बीच खेला गया। मुंबई की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी व टीम के आर्यन पालकर ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए 12 छक्के व 4 चौकों की मदद से 52 गेंदों पर शानदार 105 रन बनाकर स्पर्धा का पहला शतक बनाया। वहीं टीम के मानव टिब्रेवाला ने 45 गेंद पर 55 रन बनाकर स्पर्धा का तीसरा अर्धशतक अपने नाम किया। शुरुआती दौर में पावर प्ले में मुंबई के लगातार 3 विकेट गिरने के बाद आर्यन एवं मानव ने समझदारी पूर्वक बल्लेबाजी करते हुए टीम को संभाला व शानदार 165 रनों की साझेदारी करी। मुंबई की टीम ने निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट खोकर 214 रन बनाए। वहीं लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंदौर की टीम शुरुआत दौर में कोई खास नहीं कर पाई और 39 रन पर इंदौर की 5 बड़े विकेट गिर चुके थे, लेकिन टीम के गौरव दशोरे, वरुण श्रीवास्तव एवं कृष्णा दौर ने बल्लेबाजी का मोर्चा संभाला व अपनी टीम को 18.5 ओवर में 3 विकेट से जीत दिलाकर फाइनल में प्रवेश किया। रविवार को होगा फाइनल मैच। दूसरा सेमीफाइनल रविवार सुबह 9 बजे बड़ौदा एवं धुलिया के बीच होगा और जीतने वाली टीम दोपहर 1 बजे इंदौर के साथ फाइनल मैच खेलेगी। मां नर्मदा परिक्रमा कर रहे मुख्यमंत्री मोहन यादव के पुत्र अभिमन्यु व बड़े पुत्र व बहू इशिता और शालीना परिवार सहित गुरुवार रात्रि को कष्टभंजन देव दाहोद पहुंचे। रात्रि विश्राम मंदिर में ही किया गया। प्रातः शुक्रवार को कष्टभंजन में बोधवाड़ा पहुंचे। नाव से देवपत लिंग पहुंचकर देव दर्शन किया। पंडित भास्कर व पंडित आशीष के द्वारा भगवान शिव का जलाभिषेक करवाया गया व मां नर्मदा की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। तत्पश्चात बोधवाड़ा से गांगली चौकड़ी की ओर प्रस्थान किया गया। यहाँ पर मां नर्मदा भक्त द्वारा श्रीफल व पुष्प गुच्छ भेंट कर अभिनंदन किया। अभिमन्यु के द्वारा यहाँ पर संत गुजरात जूनागढ़ के महंत महेश दास स्वामी जी का पुष्पहार श्रीफल भेंट कर दर्शन कर आशीर्वाद लिया। दरअसल वे अपनी नवविवाहित पत्नी के साथ नर्मदा परिक्रमा पर निकले हैं। उनके साथ बड़ा भाई परिवार के अन्य सदस्य भी इस यात्रा में शामिल हैं। यह परिक्रमा 22 दिसंबर को ओंकारेश्वर से शुरू हुई थी। परिवार की ओर से की जा रही है नर्मदा परिक्रमा मां नर्मदा के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने के उद्देश्य से है। नव दाम्पत्य जीवन की मंगल कामना, पारिवारिक स्वास्थ्य, मानसिक और शांति और समाज के कल्याण का संकल्प भी इस यात्रा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। सीएम के बड़े बेटे ने भी की है नर्मदा परिक्रमा। अभिमन्यु यादव और उनकी पत्नी दोनों पेशे से चिकित्सक है। परिवार के अन्य सदस्य जिनमें उनकी बड़ी बहन जीजा और बड़े भाई वैभव यादव शामिल हैं, वो भी चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। यादव परिवार का मां नर्मदा से गहरा आध्यात्मिक जुड़ाव रहा और इससे पहले मुख्यमंत्री के बड़े बेटे वैभव यादव भी नर्मदा परिक्रमा कर चुके हैं। परिवार के सदस्यों ने बताया कि नर्मदा परिक्रमा का विचार पौष माह शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को आया, जो 23 दिसंबर को पड़ती है। इसी दिन से यात्रा की विधिवत शुरुआत की गई थी। अनुमान है कि यह यात्रा लगभग 15 दिनों में संपन्न होगी। साथ में आशीष भगत परिक्रमा सहयोग से प्रदेश मंत्री जयदीप पटेल, धार ग्रामीण जिलाध्यक्ष चंचल पाटीदार, मंडल अध्यक्ष शिवम यादव व क्षेत्र के सातलाई बोधवाड़ा दाहोद के कार्यकर्तागण उपस्थित हुए। ग्राम सातलाई में पवन बेड़ा व सूरज जाट के निवास पर जलपान किया गया। उपजेल
खाचरोद से कैदी फरार, मामले में एक्शन, 3 अधिकारी सस्पेंड। डीजी जेल ने किया दौरा, प्रदेश के सभी जेलों में ऑडिट के निर्देश। खाचरोद उप जेल से कैदियों के फरार होने की घटना के बाद शुक्रवार को प्रशासनिक कार्रवाई की गई। मध्य प्रदेश के डीजी जेल वरुण कपूर शुक्रवार को खाचरोद उप जेल पहुंचे। उनके दौरे के बाद 2 जेलर और 1 जेल प्रभारी को निलंबित कर दिया गया। वर्तमान खाचरोद उप जेल प्रभारी नवीन नीमा को भी सस्पेंड किया गया है। नीमा के पास खाचरोद जेल का अतिरिक्त प्रभार था। वे शुक्रवार को नए जेलर को चार्ज सौंपकर उज्जैन में पदभार ग्रहण करने वाले थे। नीमच जेल के जेलर का भी खाचरोद जेल में तबादला किया गया था, लेकिन उन्होंने अब तक चार्ज नहीं लिया था। गुरुवार को कैदियों के फरार होने की घटना सामने आने के बाद उन्हें भी निलंबित कर दिया गया। वे शुक्रवार को ही खाचरोद जेल का चार्ज लेने वाले थे। इस अवसर पर डीजी जेल वरुण कपूर ने जानकारी देते हुए कहा कि मध्य प्रदेश की सभी जेलों में ऑडिट कराया जाएगा। इस ऑडिट का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जेल परिसरों में ऐसी कोई वस्तु मौजूद न हो जो कैदियों को जेल तोड़ने या भागने में सहायता कर सके। कपूर ने कहा कि पहले भी ऑडिट होते रहे हैं, लेकिन अब इस प्रक्रिया को और भी सख्त तथा प्रभावी बनाया जाएगा। खाचरोद से संवाददाता शंभू राठौर की रिपोर्ट। आपके द्वारा जेल का निरीक्षण भी किया गया है और जांच के लिए भी आप आए हैं सर। क्या कार्रवाई आपके द्वारा की गई है और किस प्रकार की आपने अंदर जांच की है सर? ये जो पता चला घटनाक्रम तो आपको भी शायद मालूम होगा कि वो 3 कैदी थे और उन्होंने चाबी प्राप्त की गेट कीपर से, और जो महिला वार्ड है उसमें ये लोग अंदर गए। वहाँ पे पूर्व में पुताई के लिए काम आने वाली कोई सीढ़ी पड़ी थी, उस सीढ़ी को उन्होंने पीछे की उस साइड की दीवार पे लगाया और उस पर चढ़े और उसके ऊपर से वहाँ से घूम के वो फरार हो गए। सर, इस घटना के बाद में क्या कोई प्रिकॉशन लिया जा रहा? तो उसके बाद ये घटना जब घटित हुई, बाद में जब जानकारी में आई तो उसके बाद तलाशी की। यहाँ के एसडीओपी और टीआई भी हैं और पूरे एरिया में उन्होंने तलाश किया जहाँ जहाँ के संभावित स्थान थे। अभी कोई सुराग मिला नहीं है, पर ऐसी उम्मीद है कि ये और भी सुदृढ़ कार्रवाई करके उनको भी अभी रक्षा में लेने का फिर से प्रयास किया जाएगा। सर, फॉर फ्यूचर कोई प्रिकॉशन इस घटना के बाद? ये घटना के बाद जो यहाँ के प्रभारी हैं नेमा जी, उनको सस्पेंड किया है और यहाँ पे एक और व्यक्ति को तैनात किया था पहले नीमच जेल से, श्री चौरसिया, उनको भी सस्पेंड किया है क्योंकि उन्होंने सही समय पे ज्वाइन नहीं किया। गेट कीपर जो है उसको भी सस्पेंड किया है कि प्रथम दृष्टिया जो लापरवाही हुई है और जो कमी पाई गई है तो यही लोग इसमें ज़्यादा दोषी हैं और आगे भी ऐसी घटना ना घटे तो हमारी मध्य प्रदेश की जितनी भी जेलें हैं उसमें एक सिक्योरिटी ऑडिट की एक मुहिम हमने चलाई है ताकि पूरे क्षेत्र में उसकी जो भी जेलें हैं ऐसी कोई भी वस्तु हो, ऐसी कोई भी स्थान हो जहाँ से कोई फरारी संभव हो पाए, उसकी जांच होएगी और एक प्रमाण पत्र प्रत्येक जेल अधीक्षक, जेल प्रभारी मुख्यालय में देगा कि ऐसा कोई स्थान, ऐसी कोई सामग्री उपस्थित नहीं है जो इस प्रकार की घटना को अंजाम देने में आगे काम आए। सर, कोई जांच कमेटी का गठन किया जा रहा है क्या इसके लिए? जांच तो उनकी विभागीय जांच होगी। जो अधिकारी इसमें दोषी पाए गए हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है तो उसमें तो उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई होगी। नहीं, पर उसके इंक्वायरी करने के लिए कोई जांच कमेटी का गठन? मैंने आपको घटनाक्रम बताया है। जी जी। तो उसके बाद जो दोषी पाए गए हैं उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई और जो फरार आरोपी हैं उनको तत्काल पकड़ने का प्रयास। सर, ये भागने की कितनी देर बाद मालूम पड़ी? ये लगभग आई थिंक 5 बजे, 5:15 बजे की घटना है। ये करीब जो जानकारी मिली है वो अराउंड 6 बजे पता चला कि ऐसी घटना घटित हुई है, फिर उनकी तलाश। सर, ऐसी कोई घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो उसके लिए क्या मैंने आपको बताया ना, सिक्योरिटी ऑडिट किया जाएगा सारी जेलों में, यहाँ तो है ही, बाकी जेल में भी किया जाएगा ताकि कोई भी ऐसी सामग्री, जैसे मैंने बताया ना, यहाँ सीढ़ी मिली जिस कारण से इस घटित घटना को अंजाम दिया जा सका, तो ऐसी चीज़ों का वो सूक्ष्म जांच करके ऐसी चीज़ों को वहाँ से हटाएंगे। कोई भी ऐसी जगह हो, कभी कभी होता है कि दीवार के पास कोई बैरक बनी होती है तो उसके ऊपर चढ़ के जा सकते हैं, ऐसा कोई है, ऐसी कोई स्थान हो तो उसको भी चिन्हित करेंगे और उसके भी कार्रवाई करेंगे ताकि वो समाधान हो जाए उस समस्या का। सर, एक मानो यार कि घर से इनको रोज सुविधा मिलती है, घर जैसा को यहाँ पे व्यवहार होता है, ये कुछ लोग आरोप भी लगा रहे इस तरह के शिकायत करने भी आए हैं। तो मेरे को शिकायत प्रस्तुत करें, हम उसकी जांच करेंगे और कार्रवाई उसमें भी। सर, आए किसान देने के लिए आए हैं? हाँ, बात करेंगे, बिल्कुल करेंगे। सर, पहले भी ऐसा कुछ कैदी फरार हुआ था जैसा? जेल के अंदर से तो नहीं हुआ, मेरे कार्यकाल में नहीं हुआ, उससे पूर्व में शायद अस्पताल से पहले भी हो चुकी है ऐसी घटना, पहले भी हो चुकी है। इंदौर में कबड्डी की स्टेट लेवल महिला खिलाड़ी के साथ दुष्कर्म का गंभीर मामला सामने आया है। पीड़िता का आरोप है कि उसे एमडी नशा देकर युवक और उसके साथियों ने बारी बारी से दुष्कर्म किया। ये घटनाएं उसके 4 साल के बच्चे के सामने की गई।
पीड़िता ने पुलिस को बताया कि वह एजाज खान नाम के युवक के साथ रह रही थी। इसी दौरान एजाज और उसके दोस्तों ने उसे नशा कराया और उसके साथ लगातार दुष्कर्म किया। पीड़िता कबड्डी के स्टेट लेवल खिलाड़ी रह चुकी है और उसका नेशनल स्तर पर चयन भी हुआ है, लेकिन पिता की तबीयत खराब होने के कारण वह आगे खेल नहीं पाई। पीड़िता हिंदू संगठन के साथ लसूडिया थाने पहुंची और एफआईआर दर्ज कराई। लसूडिया पुलिस ने दुष्कर्म की धाराओं में 0 पर मामला दर्ज कर जांच के लिए खजराना थाने को भेज दिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। थाना क्षेत्र में गैंग रेप का मामला दर्ज है। एक लसूड़िया थाना क्षेत्र में एक युवती के द्वारा रिपोर्ट कराई गई थी। उसके द्वारा ये बताया गया था कि उसने पहले एक व्यक्ति शादी की थी, फिर उसके बाद शादी करने के बाद फिर उससे डाइवोर्स हो गया, फिर दूसरे व्यक्ति ने उसके साथ शादी का जासा देकर उसके साथ गलत काम किया गया। तो इस पर से 0 पर कायमी किया जाकर दुष्कर्म की विभिन्न धाराओं में केस रजिस्टर किया जाकर 0 पर कायमी किया जाकर थाना खजराना भेज दिया गया, जिसमें थाना खजराना थाना प्रभारी के द्वारा बताया गया कि उसके द्वारा असल कायमी की जा रही है और दोनों ही आरोपियों को राउंड अप कर लिया गया है। अंजड़ पुलिस ने एक बड़ी कार्यवाही की है। दरअसल फरियादी संजय बड़ोले निवासी छापरी, जो कि आरोपी हेमेंद्र तोमर निवासी मोहीपुरा के घर पहुंचकर समझाने पहुंचा था कि तुम मेरे बड़े पापा को शराब क्यों पिलाते हो। इससे नाराज होकर आरोपी हेमेंद्र तोमर ने जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर गाली गलौज कर अपनी लाइसेंसी बंदूक से 2 फायर कर दिए, जिस पर पुलिस ने फरियादी की शिकायत के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 1 बंदूक और गोलियों को जब्त कर लिया गया। थाना प्रभारी आर चौहान ने बताया कि आरोपी पर धारा 307 और ST/SC का केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से बंदूक जब्त कर उसे न्यायिक परीक्षा में लेकर जेल भेज दिया है। मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस द्वारा आगे की कार्रवाई की जा रही है। अंजड़ से देवेंद्र यादव की रिपोर्ट। सर, आज एक आरोपी को बंदूक के साथ गिरफ्तार किया है, क्या मामला था सर ये पूरा? ये 23 तारीख की रात्रि की घटना 9:30 बजे की जी। संजय बड़ोले आरोपी हेमेंद्र के घर पे गया था। उसे ये समझाने गया था कि तुम मेरे बड़े दादा को, नेहरू को शराब क्यों पिलाता हो, फिर घर आके झगड़ा करता। इसी बात को लेके फरियादी के साथ में इसने आरोपी हेमेंद्र ने जाति सूचक शब्दों से अपमानित कर इसको जान से मारने की नीयत से लाइसेंसी बंदूक से 2 फायर किए। आरोपी को कल गिरफ्तार करके न्यायिक परीक्षा में भेज दिया है। बंदूक भी जब्त की? बंदूक जब्त हुई, खाली कारतूस जब्त हुए, लाइसेंस जब्त हुआ, इसकी जांच करवाएंगे। सर, आरोपी एक ही है इसमें? हाँ, आरोपी एक ही है, हेमेंद्र पिता प्यार सिंह तोमर निवासी मोहीपुरा। महू में 26 दिसंबर 2025 शुक्रवार को भारत रक्षा मंच के द्वारा मानपुर के गुरुकुल विद्यालय में वीर बाल दिवस कार्यक्रम मनाया गया। इस दौरान स्कूल के बच्चों को सिख गुरु गोविंद सिंह जी के वीर बाल पुत्रों द्वारा धर्म की रक्षा के लिए अदम्य साहस और वीरता के साथ हंसते हुए अपने प्राणों की आहुति दी। उस घटनाक्रम को प्रोजेक्टर के माध्यम से दिखाया गया। इसके साथ ही उपस्थित बच्चों को आदर्श, न्याय, साहस, मानवता, देश प्रेम सहित मुखर और प्रखर बनने के लिए संकल्प दिलाया गया। मुगल काल में 21 दिसंबर से 27 दिसंबर 7 दिन
इतिहास में सबसे दर्दनाक होने के साथ ही हम हमारे देश के लिए गौरवशाली भी रहे। उस समय में सिख गुरु गोविंद सिंह जी का पूरा परिवार धर्म और मानवता की रक्षा के लिए शहीद हो गया था। उनके बाल वीर पुत्रों का बलिदान हमारे स्वाभिमान और धर्म के प्रति आस्था की अमर ज्योति है, क्योंकि इस ऐतिहासिक घटना को याद करते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं और आंखें भी नम हो जाती हैं। बाल वीर पुत्र जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी को छोटी उम्र में ही निर्दय मुगल शासकों द्वारा धर्म परिवर्तन नहीं करने के कारण दीवार में चुनवा दिया गया था। इस तरह साहस के साथ अत्याचार के सामने अड़िग रहकर उन्होंने दुनिया को बता दिया कि सच्चाई की जड़ें कितनी गहरी होती हैं। उनका बलिदान हमें यह सिखाता है कि धर्म, सत्य और न्याय के लिए उम्र नहीं, हौसला ही चाहिए। उक्त कार्यक्रम में भारत रक्षा मंच की राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य, महिला प्रकोष्ठ एवं संभाग संगठन मंत्री रीता प्रधान के मार्गदर्शन में किया गया। इस अवसर पर महो इकाई के नगर अध्यक्ष श्याम सुले, श्याम परमार, चंदा कुंडलवाल, अमृता वर्मा, स्कूल के प्रचारक सहित समस्त स्टाफ मौजूद रहा। इंदौर में नए वर्ष को लेकर अब बार पर पुलिस द्वारा लगातार कार्यवाही की जा रही है, जहां इंदौर के 3 थाना क्षेत्रों में 4 पबों को सील करने की कार्यवाही की गई है। दरअसल इंदौर पुलिस द्वारा नए वर्ष को लेकर पब बारों के संचालकों से लगातार मीटिंग कर समझाइश दी जा रही है। समझाइश के बाद भी पब संचालक नियमों का उल्लंघन करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं शुक्रवार रात 3 थाना क्षेत्रों लसूड़िया थाना क्षेत्र के 2 पब, निस पब और एक बार में नियमों के विरुद्ध खुले में तेज गति से ध्वनि प्रदूषण किया जा रहा था। तो वहीं भंवरकुआं थाना क्षेत्र में ट्रूम पब में भी तेज गति से ध्वनि प्रदूषण के साथ शराब पार्टी चल रही थी। पुलिस द्वारा दबिश दी तो युवक युवती शराब पार्टी करते हुए मिले। पुलिस द्वारा साउंड सिस्टम जब्त कर रिसोर्ट के मालिक केतन जैन और अजय के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। वहीं तीसरी कार्यवाही विजयनगर थाना क्षेत्र के आरके पब में कार्रवाई की गई। इस पब की बड़ी बात यह है कि पब में बाहर से ताला लगा हुआ था और अंदर शराब पार्टी चल रही थी। वहीं पुलिस ने तीनों थाना क्षेत्र में नियम का उल्लंघन करने वाले 4 पब और रिसोर्ट को सील करने की कार्रवाई की है। वहीं पुलिस कमिश्नर ने सख्त लहजे में पब संचालक और रिसोर्ट मालिकों से कह दिया है कि 31 फर्स्ट को लेकर पुलिस द्वारा एक गाइडलाइन तय की गई है। जो कोई भी पार्टी या होटल में आयोजन करता है तो उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी। इसी के शराब पार्टी के लिए अब अलग से लाइसेंस भी लेना पड़ेगा। नए वर्ष को लेकर लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी तरह में 3 थाना क्षेत्रों में कल कार्रवाई हुई है, जिसमें भंवरकुआं थाना क्षेत्र में टुलुम रिजॉर्ट जो हल्दा में, वहाँ सूचना मिली थी कि बहुत तेजी से साउंड बजाया जा रहा है। रात में पार्टी चल रही थी। रात्रि 2 बजे थाना प्रभारी और अन्य टीमों के साथ जब दबिश दी गई तो वहाँ पर कई लोग शराब पीते हुए मिले, सेवन कर रहे थे। वहाँ पर जो रिजॉर्ट है वहाँ पर उनके पास कोई भी वैध लाइसेंस नहीं था शराब पिलाने का, और साउंड सिस्टम भी काफ़ी तेज कुलाल अधिनियम के तहत उसको भी जब्त कर लिया गया है। और इसके मालिक, टुलुम रिजॉर्ट के मालिक केतन जैन और इसके अलावा इनके जो मैनेजर है अजय और गोपाल, इनके खिलाफ जो प्रिवेंटिव ऑर्डर के वायलेशन का केस रजिस्टर किया कर इन्वेस्टिगेशन में लिया गया है। वहीं दूसरी ओर विजयनगर थाना क्षेत्र के अंदर आरके पब में भी कार्रवाई की गई है, जिसमें कि बाहर से ताला लगा हुआ था। तो संचालक के द्वारा बताया गया कि बंद है, लेकिन जब ताला खुलवाकर अंदर चेक किया गया पब का संचालन पाया जा रहा था। इसमें आरके पब को भी सील किया गया है और संचालक के खिलाफ FIR रजिस्टर कर दिया गया है। इसी के साथ ही थाना लसूड़िया में भी रात्रि में कुलाल अधिनियम के तहत 2 जगह कार्रवाई की गई है, जिसमें रात्रि 10 बजे के तहत पूर्णतः ये कुलाल अधिनियम के बाद ये 11 बजे तक साउंड सिस्टम चलना पाए गए और काफी अधिक आवाज में चलना पाए गए। तो इस पर से खुले में चलना पाए गए थे। इस पर से थाना लसूड़िया में 2 कार्रवाई हुई है, जिसमें नीम्स किचन एंड रेस्टोरेंट और एफ बार के खिलाफ एक FIR रजिस्टर की गई है, जो कि प्रिवेंटिव जो ऑर्डर्स जारी किए गए थे इंदौर पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह के द्वारा, उनके वायलेशन की FIR रजिस्टर की जाकर इन्वेस्टिगेशन में लिया गया है। सर 31 को लेकर के क्या गाइडलाइंस है वो जारी? देखिए, बहुत क्लियर है इसमें कि एक तो आप कोई भी अगर प्रोग्राम करते हैं उसकी अनुमति लेनी होगी, आपको अपने होटल में जो उसकी अनुमति लेनी होगी उसकी सूचना देनी होगी। अगर आपके पास, अगर आपकी पार्टी है, अगर आपको शराब का भी लाइसेंस अगर आपको लेना हो, अगर आपको उसमें शामिल है पार्टी में, तो दूसरा डेसिबल निर्धारित है, किस डेसिबल में आपको साउंड सिस्टम का उपयोग करना है। ये सारी बातों का
ऑलरेडी इसमें मीटिंग ले ली गई है, लगातार जोनल डीसीपी के द्वारा लगातार मीटिंग ली जा रही है। इसमें एक कॉमन मीटिंग इंदौर पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह सर के द्वारा ली जाकर सभी को समझाइश दी गई है और उसके बाद भी अगर कोई इनका पालन नहीं करता है तो साउंड सिस्टम जब्त किया जाएगा, कोलाल अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। बिना लाइसेंस के शराब लाई जाती है तो एक्साइज एक्ट के तहत भी कार्रवाई की जाएगी। इंदौर के खजराना थाना क्षेत्र में एक युवती के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिन्होंने पीड़िता का शारीरिक शोषण किया था। वहीं इस मामले में लसूड़िया थाने में 0 पर कायमी कर खजराना थाने पर असल कायमी करी गई है। दरअसल इस मामले की शुरुआत में लसूड़िया थाने में 0 पर FIR दर्ज की गई थी, जिसके बाद केस डायरी खजराना थाने भेजी गई। पीड़िता ने अपनी शिकायत में बताया था कि आरोपियों ने उसे नशीला पदार्थ पिलाकर अलग अलग समय पर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए और उसे प्रताड़ित किया। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपियों की तलाश शुरू कर दी और घेराबंदी कर शहजाद, एजाज और फारूक नाम के 3 बदमाशों को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ दुष्कर्म सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है और अब उनसे आगे की पूछताछ की जा रही है। सर, खजराना थाना क्षेत्र में दुष्कर्म के मामले में 3 साथी बदमाशों ने इसमें कल जो एक FIR रजिस्टर की गई थी 0 पर थाना लसूड़िया में, जिसमें कि फरियादी के द्वारा रिपोर्ट लिखाई गई थी और दुष्कर्म की विभिन्न धाराओं के तहत केस रजिस्टर किया गया था। इसमें 0 पर FIR होने के बाद थाना खजराना पर असल कायमी की जाकर उसमें तीनों ही आरोपी जो शहजाद, एजाज और फारूक, इनको तीनों को ही खजराना पुलिस के द्वारा हिरासत में ले लिया गया है। वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। अलीराजपुर में बड़ी बेंगल गांव विकासखंड सोडवा निवासी फैरल पिता भीमजी ने अपने पुत्र करम सिंह की गुमशुदगी को लेकर जिला पुलिस अधीक्षक अलीराजपुर के कार्यालय में आवेदन सौंपा। दरअसल आपको बता दें, गुमशुदा बेटी की तलाश को लेकर पिता फैरला ने बताया कि उनका पुत्र 20 दिसंबर 2025 की रात 9 बजे से लापता है और अब तक उसका कोई सुराग नहीं मिला है। दरअसल हम आपको बता दें कि फैरला ने आगे बताया कि परिवार ने कई बार पुलिस चौकी उमराली में रिपोर्ट दर्ज कराने का प्रयास किया, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। परिवार और ग्रामवासियों का संदेह है कि किशोर की गुमशुदगी में लक्ष्मी पिता भांगरिया और उनके परिवार के कुछ सदस्य संलिप्त हो सकते हैं। उन्होंने बताया कि पहले भी इन व्यक्तियों द्वारा परिवार और पुत्र को धमकियां दी जा चुकी हैं। पीड़ित ने पुलिस से अनुरोध किया है कि संदिग्ध व्यक्तियों से तत्काल पूछताछ की जाए और करम सिंह को खोजने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाए। इस अवसर पर आदिवासी विकास परिषद के प्रदेश उपाध्यक्ष महेश पटेल और कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल भी पीड़ित परिवार के साथ उपस्थित रहे। उन्होंने पुलिस प्रशासन से मामला गंभीरता से लेने और त्वरित और कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करने की मांग की। महेश पटेल ने कहा कि ग्रामवासियों की सुरक्षा और बच्चों की सुरक्षा सर्वोपरि है और ऐसे मामलों में तत्काल कदम उठाना जिम्मेदारी है। उन्होंने प्रशासन से अपील की है कि गुमशुदा किशोर की खोज में देरी ना हो और संदिग्धों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाए। परिवार और ग्रामीण इस समय चिंता और भय की स्थिति में है। उनका कहना है कि यदि शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो ग्रामीणों में असंतोष बढ़ सकता है। यह मामला स्थानीय प्रशासन और पुलिस के लिए चुनौती बन गया है और सभी की नजर अब श्री करम सिंह की खोज और संदिग्धों के खिलाफ कार्रवाई पर टिकी हुई है। मांग को लेकर यहाँ पे पुलिस अधीक्षक कार्यालय आए हैं। मेरा नाम सुर सिंह सस्त्या है जी और करम सिंह सस्त्या करके गुम हो चुका है और जो लास्ट कल आया था मेरे पास आया था, वो कल आया था 8:30 बजे और मैं उस समय था टेमला में मौजूद था मैं, और उसने मेरे को फ़ोन लगाया था तो 9 मिनट मेरी बात हुई थी। तो वो 9 मिनट में कि मैं ये क्लियर नहीं बता सकता, बाकी उसके अंतर्गत की पूरी जानकारी बता सकता हूँ। फिर मेरे को बोला कि भाई तू, हमारी भाषा आदिवासी है, उसमें उसने बोला कि हाँ काच है, तो वो बोला मैं तो टेमला छे यार, पर मैं तीना काजे कही
तो वो बोला कि वो लड़की मेरे से बात नहीं कर रहा। 2 दिन हुए, मैं वहाँ से गुजरात उसके चक्कर में आ गया और मैं उसको लेने जा रहा हूँ। तो मैंने बोला तो कहाँ है तू करके बोला, तो तेरे घर से होकर जा रहा हूँ उसी के घर पे लेने के लिए, अगर बाहर निकलेगी तो लेके जाऊँगा, ऐसा बताया उसने। और मैंने पूछा कि वो भी बोला कि मैं तो अभी उसके चक्कर से आएला हूँ, उसे लेके ही जाऊँगा। अभी कितने दिन से वो लापता है? अभी 8 दिन हो गए ना। क्या पुलिस क्या कह रही है? पुलिस कह रहे हैं कि ढूंढ रहे हैं। और मेरे से ये गलती हो चुकी है कि उस दिन से मैंने उसको, मेरे पास फ़ोन आया ही नहीं, बताया ही नहीं। मैंने उस समय वहाँ था टेमला, और जो गया था मैं 3 बजे से गया था टेमला में। तो मैं रविवार को पूरा दिन वहाँ रुका, और जो रविवार की रात हुई वो भी वहाँ ही रुका मैंने। फिर सोमवार को मैंने आया, सोमवार को आके मुझे ये पता चला कि करम सिंह नहीं है। फिर मैं समझ गया कि करम सिंह नहीं है, तो करम सिंह का फ़ोन मेरे पास आया था फिक्स से 8:30 बजे। तो मैं चकित हो गया, डर के मारे मैंने बताया नहीं। फिर लगभग गुरुवार को मेरी वो पूरी डिटेल बायोडाटा निकली, तो पता चला कि ये लास्ट कल उससे बात हुई थी। तो प्रशासन का कहना है कि पूरी जानकारी उसी से होएगी, बाकी मगर मेरे से ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपको क्या लगता है अभी करम सिंह कहाँ होगा, क्या हुआ होगा उसके साथ? क्या उसके साथ हो सकता कि मैं लेने जा रहा तो वहीं कुछ हुआ होगा। हाँ, ऐसा ही लग रहा मुझे भी। ठीक। पुलिस अधीक्षक कार्यालय आए हैं, कुछ हत्या का प्रयास या हत्या का मामला निकल कर आ रहा है, क्या है घटनाक्रम और कहाँ का मामला है? ये सोंडवा थाना के अंतर्गत उमराली चौकी के अंतर्गत बड़ी वेगल गांव में पिछले शनिवार के दिन से एक करम सिंह पिता पेरला सस्तिया निवासी बड़ी वेगल गांव, जो कि लापता है, और उमराली चौकी पे एफआईआर भी हुई गुमशुदगी की। और उसकी आज हम यहाँ एसपी साहब से हम यहाँ मिलने आए और उन्होंने को अवगत कराया, जो कि एसपी साहब ने भी बताया कि पुलिस उसमें पूरी जांच कर रही है, कैमरे से भी, ड्रोन कैमरे से भी की जा रही है और डॉग दौरा भी की गई है। और हमने एक ही मांग की कि जो वहाँ पर एक बालिका है उससे कुछ बात होती थी, तो उसी परिवार पे शंका है, मार दिया कि नहीं मारा। तो हमने इसकी जांच, पूरी जांच की मांग की है और एसपी साहब ने आश्वासन दिया कि इसको शीघ्र ही खुलासा किया जाएगा। कुछ हत्या जैसा कोई मामला निकल कर आया है, क्या है घटनाक्रम और क्या कार्रवाई की जा रही है? ये उमराली चौकी में करण सिंह नाम का एक व्यक्ति है जो पिछले 20 तारीख से वहाँ से नहीं मिल रहा है, तो निशान कायम है, लगातार हम लोग जाँच कर रहे हैं। उसको हम लोग सारे साइबर के मदद से उसमें जाँच कर रहे हैं, खोजने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। और उसमें काफ़ी जो है टीम जो हमारी लगी है, पुलिस की टीम लगी है, जल्द हम उसको प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। सर उम्र क्या थी इसकी घूम वाला लड़का इसकी? बालिग है, उम्र एग्जैक्ट बालिग है। तो लड़की भी लापता ऐसा बताया जा रहा है? नहीं, लड़की को, जो लड़की पर शंका की लड़की के साथ गई होगी, लड़की तो घर पे है, उससे पूछताछ हुई है, अभी उन्होंने कुछ बताया नहीं इसमें। क्या सब प्रेम प्रसंग का मामला मान सकते हैं? हाँ, प्राथमिक तौर से प्रथम दृष्टि है, तो लड़के की तरफ से कहा जा रहा है कि उनसे प्रेम प्रसंग था। परिवार का कहना सर हत्या हुई, अभी कैसे कर सकते हैं? जब तक उसकी जो है पूरी जांच नहीं हो जाती है, कोई उसकी अभी मिला नहीं है, कैसे हत्या है, क्या है, आत्महत्या है, क्या नहीं है, कैसे कर सकते हैं? देश दुनिया की सबसे अकल्पनीय अखंड निराहार मां नर्मदा सेवा परिक्रमा
अवधूत सिद्ध महायोगी दादा गुरु की मां नर्मदा सेवा पथ परिक्रमा के 53वें दिन मारेवा कुंड से होकर मांडू की पथरीले रास्ते से होकर आज ग्राम हीरापुर की माता सबरी के आश्रम पहुंची, जहां सुबह से ही ग्राम की माताएं बहनें बेटियां उनके आगमन के लिए उत्साहित दिखे। आदिवासी भाई बहनों का नृत्य दल और पुष्प वर्षा से दादा गुरु उनके साथ साथ नर्मदा परिक्रमा पथ पर पैदल चल रही साध्वी सत्य प्रिय बहन का स्वागत किया और उनके साथ साथ चल रहे बड़ी संख्या में पैदल चल रहे मां नर्मदा परिक्रमा में उनके भक्तों के लिए भोजन प्रसादी की व्यवस्था रखी गई। महायोगी श्री दादा गुरु जी ने माता सबरी आश्रम में बड़ी संख्या में उनके भक्तों को, माताओं बहनों को अपने मुखारविंद से कहा, मेरी मां नर्मदा परिक्रमा पूर्ण होने पर मैं माता सबरी के आश्रम हीरापुर में रहूंगा। सभी भक्तों को आशीर्वाद दिया। धामनोद थाना प्रभारी प्रवीण ठाकरे, उनका स्टाफ, पूर्ण प्रशासनिक अधिकारी रास्ते भर साथ रहे। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं धार जिले की। धार जिले के मनाओ में राजेंद्र सूरी दादावाड़ी में श्रीमद विजय राजेंद्र सूरी दादा गुरुदेव महाराज साहब के 199वें जन्म दिवस पर एवं 119वां स्वर्गारोहण दिवस पर ज्योतिषाचार्य दिव्यचंद जी महाराज साहब के सानिध्य में 3 दिवसीय कार्यक्रम बड़े धूमधाम से संपन्न हुआ। इस पावन अवसर पर नगर भोज का आयोजन भी किया गया, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने भोजन प्रसादी ग्रहण की। दादावाड़ी में मंदिर में सजावट फूलों व रंग बिरंगी लाइट से की गई। प्रातः 9 बजे श्री शंकेश्वर पार्श्वनाथ मंदिर से बैंड बाजों के साथ भव्य शोभा यात्रा में रथ पर विचारे लाभार्थी परिवार ने भी राजेंद्र सूरी दादा गुरु की प्रतिमा को लेकर निकाली गई। जगह जगह रथ में गुरुदेव के सामने समाजजनों ने गौली कर चावल व श्रीफल चढ़ाया। रास्ते में अभिषेक भंडारी व सचिन भंडारी ने लाभार्थी परिवार का श्रीफल साल भेंट की। शोभा यात्रा में विभिन्न राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक संगठन एवं श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। शोभा यात्रा में सर्व समाजजनों के साथ पूर्व सांसद छतर सिंह दरबार भी शामिल हुए एवं गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त किया। धार रोड पर ब्राह्मण समाज द्वारा भी शोभा यात्रा का बड़े धूमधाम से स्वागत किया गया। दादावाड़ी में आयोजित मंची कार्यक्रम में लाभार्थी परिवार महेंद्र कुमार, रमेश कुमार, दिनेश कुमार, महावीर और राजस्थान वालों का ट्रस्ट की ओर से बहुमान किया गया। कार्यक्रम में नगर के पत्रकारों का भी बहुमान किया गया। लाभार्थी परिवार का आभार ट्रस्ट मंडल ने माना। इस अवसर पर ट्रस्ट मंडल के सचिन भंडारी, मनोहर ओरा, सुमित खटोर, प्रवीण खटोर, समीर मल काकरेजा, संतोष काकरेजा आदि उपस्थित रहे। शताब्दी महोत्सव के ऊपर कुछ विश्व पूज्य दादा गुरुदेव श्रीमद विजय राजेंद्र सूरी जी महाराज साहब का आज 199वां जन्म एवं 119वां स्वर्गारोहण पावनकारी पुण्य दिवस है। प्रतिवर्ष मनावर नगर के अंदर दादा गुरुदेव का एक गुरु सप्तमी महामहोत्सव सर्व समाज साथ में राजेंद्र सूरी जैन दादावाड़ी ट्रस्ट, जैन सकल श्री संघ मनावर सभी मिलकर के भव्य रूप से मनाते हैं। पूज्य वर्तमान गच्छाधिपति आचार्य देव श्रीमद हितेश चंद्र सूरी जी महाराज साहब के मंगल आशीर्वाद से इस वर्ष गुरु सप्तमी महामहोत्सव का लाभ राजस्थान निवासी श्रीमान अमोलक चंद जी कोटमल जी कुहाड़ परिवार आहोर